चलो स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखी थी फर्नेसेस वगैरह के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे गेटिंग। गेटिंग क्या होते हैं और कितने टाइप्स की आपकी गेटिंग होती है। ठीक है। सो सबसे पहले अगर बात करें हम गेटिंग की, तो गेटिंग से क्या करते थे बेसिकली, गेट किस लिए इंपॉर्टेंट होती थी, गेटिंग के थ्रू हम लोग क्या करते थे बेसिकली, जो हमारा मोल्टेन मेटल था उस मोल्टेन मेटल को गेटिंग के थ्रू हम लोग इंसर्ट करते थे। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज द गेटिंग। सो गेटिंग डिजाइन की अगर हम बात करते हैं, तो गेटिंग डिजाइन बेसिकली आपकी थ्री टाइप से डिजाइन करी जाती है। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है गेटिंग डिजाइन वर्टिकल गेटिंग, सेकंड वन इज द बॉटम गेटिंग, थर्ड वन इज द हॉरिजॉन्टल गेटिंग। ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इनमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड बॉटम गेटिंग में, देखते हैं। इन वर्टिकल गेटिंग द लिक्विड मेटल इज पोर्ड इनटू वर्टिकली टू फिल द मोल्ड। लाइक आपको दिखाई दे रहा होगा इधर, जो हमारा मोल्टन मेटल है वो कहाँ से इंसर्ट कराया जा रहा है, ऊपर साइड से। सो दैट्स नोन एज द वर्टिकल गेटिंग। ठीक है। दूसरा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बेसिकली वर्टिकल से आपका जो मोल्ड है, मैं सॉरी जो लिक्विड है, लिक्विड मोल्टन मेटल है, जो बेसिकली लिक्विड मेटल जो है उसको हम लोग इंसर्ट करते हैं। सो दैट आर द, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम गेटिंग। नेक्स्ट, वर्टिकल गेटिंग। नेक्स्ट, इन बॉटम गेटिंग ऑन द आउटर हैंड द लिक्विड मेटल इज फिल्ड इन द मोल्ड फ्रॉम द बॉटम। इसमें बॉटम से करते हैं, thus avoiding the splashing and oxidation associated with the vertical gating। ठीक है, क्योंकि वर्टिकली जब हम लोग मोल्टन मेटल को इंसर्ट कराते हैं तो एयर से कॉन्ट्रैक्ट में आकर के जो मोल्टन मेटल है वो उसमें क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। और ऑक्सीडेशन मेटल का क्या होता है, काफी खतरनाक होता है। आगे जाकर के जो हम लोग बेसिकली कास्टिंग करेंगे उसमें भी क्या होगी, जो हमारा कास्टेड मटेरियल होगा उसमें जल्दी कोरोजन के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इस वजह से हम लोग क्या कराते हैं, बॉटम से करते हैं। सो दस अवॉइडिंग द स्प्लेसिंग एंड द ऑक्सीडेशन एसोसिएटेड विद द वर्टिकल गेटिंग। उसके बाद इन द हॉरिजॉन्टल गेटिंग सिस्टम एडिशनल हॉरिजॉन्टल पोर्शन आर इंट्रोड्यूस फॉर बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिक्विड मेटल विद द मिनिमम टर्बुलेंस। ठीक है, तो टर्बुलेंस को कम करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल गेटिंग करते हैं, और हॉरिजॉन्टली हम लोग जो मेटल है उसको इंसर्ट कराते हैं। ठीक है। सो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द, अब क्या कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, जो आपका टाइम है कि आपका सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होता है, कुछ वॉल्यूम्स वेलोसिटीज हैं कि वेलोसिटी हमारी क्या होनी चाहिए जब हम लोग पोरिंग करा रहे हो मेटल की मोल्ड के अंदर में, और कितना टाइम होना चाहिए उसके लिए, और क्या उसका सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हमारी कुछ कैलकुलेशंस हैं, जिनसे हमारे कुछ रिलेशंस निकल के आते हैं टाइम वगैरह के एंड वेलोसिटी वगैरह के। ठीक है, तो डेरिवेशन कभी कभी आ जाते हैं, ये डेरिवेशन देखते हैं। चलो, क्या है डेरिवेशंस। सबसे पहले कुछ कंसीडरेशन है, वो कंसीडरेशन इसी में देख लेते हैं अपन। ठीक है, कि कुछ चीजें हैं जो हमने कंसीडर कर रखी। क्या क्या चीजें कंसीडर कर रखी, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड फ्लो कैन लीड इनटू द एस्टिमेट ऑफ द टाइम टेकन टू फिल अप द मोल्ड। हम लोगों को सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि जो मोल्ड है हमारा, ये जो मोल्ड है, अगर अब आप अगर आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, बताओ। नहीं नहीं नहीं, बताइए बताइए हाँ बताइए। ठीक है। सो ये क्या है आपका, ये आपको मोल्ड दिखाई दे रहा है। इस मोल्ड को फिल होने में, यहाँ से जो हम लोग वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली या फिर बॉटम से जो हम लोग इसमें मोल्टिंग मेटल फिल कर रहे हैं, तो इस मोल्ड को फिल होने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, द इंटीग्रेटेड एनर्जी बैलेंस इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास फ्लो, मोर कॉमनली नोन इन द बर्नौली इक्वेशन। बेसिकली हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। क्या होती है बर्नौली इक्वेशन, अभी आगे देखते हैं। विल यूज्ड फॉर द एग्जांपल इन फिगर, इट इज एज्यूम्ड दैट द प्रेशर एट पॉइंट 1 and 3 इज इक्वल। 1 पॉइंट का और 3 पॉइंट का जो प्रेशर है उसको हम लोग क्या कंसीडर करके चलते हैं, इक्वल करके, इक्वल कंसीडर करके चलते हैं। आप अगर इसकी बात कर रहे हैं, सिंपल वर्टिकल गेटिंग की बात अगर आप करते हो, तो 1 पॉइंट का और 3 पॉइंट का जो प्रेशर है, हम लोग मोस्टली क्या कंसीडर करके चलते हैं, कांस्टेंट कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, और दैट इज द P1 इक्वल टू P3, एंड दैट लेवल P1 इज मेंटेन्ड कांस्टेंट। जो जितना हम लोग ये कंसीडर करके चलते हैं कि जो प्रेशर हमारा 1 पॉइंट पर है वही प्रेशर आपका 3 पॉइंट पर भी है। ठीक है, इसके बाद दस वेलोसिटी एट स्टेशन V1 is 0. Moreover, the frictionless losses are neglected. Then the energy balance equation between the 1 and 3, अगर 1 and 3 के बीच में आप एनर्जी बैलेंस इक्वेशन रखते हो तो क्या आ जाएगी,
फिगर बनाते हैं पहले। इस तरीके से कुछ आपका फिगर था। ये आपका मोल्टेन मेटल है, यहाँ पर 0.1 है, इस जगह पे 0.2 है, तो मेटल भरा हुआ है आपका। और ये पॉइंट जो है आपका थर्ड पॉइंट है, 1 2 एंड 3 पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है, ऊपर का जो पोर्शन है इसकी जो हाइट है वो हाइट है आपकी HC। ठीक, टोटल हाइट है जो आपकी 3 पॉइंट से 1 के बीच में, ये हाइट है आपकी HT। ठीक है, और इस गेटिंग की जो आपकी हाइट है ये है आपकी H2। ये HT नहीं, H1 है, H1। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। इस पर बोलते हैं इस पोर्शन को, जो आपका जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये पोर्शन आपका इस पर होता है। और ये आपका मोल्ड है जिसमें आपका मोल्टन मेटल इंसर्ट कर रहे हैं। ये आपका मोल्ड। ठीक है, चलो। सो क्या कहा हमने कंसिडर कर लिया कि कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर कंसिडरेशन के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। P1 इक्वल टू P3। और ये कौन सा प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जितनी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी 1 पॉइंट पर, उतनी आपकी 3 पॉइंट पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा आपका, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 1 पॉइंट पर, वही पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ आते आते काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो चुकी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी mgh। और हाइट कितनी होगी इस पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ से, अगर हम इस पॉइंट पर 1 पॉइंट की अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो कितनी आ जाएगी, अगर हम रेफरेंस लेवल इसको कंसीडर करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी mgh1 इक्वल्स टू, यही आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है 3 पॉइंट पर आकर के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये हो जाएगी mv1 का स्क्वायर, mv3 का स्क्वायर। मास मास कैंसिल हो गए, क्या बचा आपका, यहाँ से बचा आपका gh1 इक्वल्स टू 1/2 v3 का स्क्वायर। अगर v3 की वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहो तो कितनी आ जाएगी, 2gh1 अंडर रूट। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ द मेटल एट पॉइंट 3। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मोल्टन मेटल एट पॉइंट 3। ठीक है, ये रही। जहां पर जी क्या आपका एक्सेलरेशन है, या तो 10 कंसीडर करेंगे या फिर 9.8 कंसीडर करेंगे। v3 इज द वेलोसिटी ऑफ द मोल्टन मेटल और लिक्विड मेटल एट द गेट। गेट पे जिस टाइम पर एंटर आपकी हो रही है उस टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो द टाइम टेकन टू फिल अप द, अगर हमको क्या पता हुआ है यहाँ से, अगर हमको वेलोसिटी पता पड़ गई, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम टेकन, कितना आपका टाइम ये लेगा। ठीक है, चलो ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप, आपको पता है टाइम कंसीडर करने के लिए आप क्या करोगे, आपको मालूम है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, दूसरी चीज, हमको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम। तो अगर हम कंसीडर करते हैं कि ये जो टाइम है फिल होने में ये लगता है TF टाइम, इफ टाइम टेकन टू फिल अप द मोल्ड
इज टी एफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहें हम लोग तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ ही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ पर एरिया तो हो जाएगा ए, ये आपका एरिया है, किसका एरिया, गेट का एरिया, इनटू लेंथ क्या हो जाएगी गेट की, गेट की लेंथ हो जाएगी आपकी टी एफ इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी थी गेट पॉइंट पे, 3। ठीक है, टाइम इंटू वेलोसिटी, वही लेंथ आपके डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, टाइम टेकन, टी एफ विल बी वी मोल्ड अपॉन एरिया ऑफ गेट इंटू वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, थर्ड पॉइंट की। ये वी वॉल्यूम है, ऊपर वाला जो वी है ये वॉल्यूम है आपका। दिस इज द टाइम टेकन टू फिल अप मोल्ड। इतने टाइम में आपका जो मोल्ड है वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पोरिंग बेसिन होता है, जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना 1 to 2 पॉइंट तक, इसको बोलते हैं पोरिंग बेसिन। ये जो बीच का पार्ट होता है ये होता है आपका स्पर, और नीचे जो होता है ये होता है आपका गेट, और इधर जो होता है ये होता है आपका मोल्ड। 4 पोर्शन हो गए। सबसे पहले पोरिंग बेसिन, देन आपका गेट होता है, उसके देन आपका स्पर होता है, उसके बाद आपका होता है क्या चीज, गेट, और गेट के बाद क्या होता है आपका मोल्ड। ठीक है, अगर हम सेकंड फिगर की बात करते हैं, इस फिगर में 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, मतलब यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, पोरिंग बेसिन, देन स्पर के बाद हमने यहाँ पर क्या यूज किया, डायरेक्ट गेट भी यूज किया है। यहाँ पर क्या था, हमने गेट यूज नहीं किया था, डायरेक्ट मोल्ड को लगा दिया था, और ऊपर से हमारा मोल्टन मेटल आ रहा था और सीधा का सीधा आपका मोल्ड में फिलअप हो रहा था। यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, यहाँ पर हमने यूज कर लिया एक गेट। ठीक है, तो जब आप गेट यूज करोगे तो ये प्रेशर हो गया P1, यहाँ पर हो गया P2, इधर जो प्रेशर होगा P3 पे वही प्रेशर हो जाएगा आपका यहाँ पर। फिगर बनाते हैं एक बार, देखते हैं। हमने फिगर थोड़ा सा चेंज किया है, इस फिगर में हमने गेट भी कंसीडर कर लिया। ये हो गया आपका इस पर, यहाँ पर लगा दिया हमने गेट, और इस गेट को जोड़ दिया हमने किससे, मोल्ड से। ये लग गया आपका मोल्ड। ठीक है, इसमें भर देते हैं। मान लो मोल्टेन मेटल है आपका, ये आपका मेटल भरा हुआ है। कुछ पॉइंट हैं, वो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट है वो है 1। उसके बाद जब आपका एरिया चेंज हो रहा है इस पर का, यहाँ पर पॉइंट हो गया 2। ये पॉइंट जो होगा वही पॉइंट ये भी होगा, सेम हाइट पर है ना, क्योंकि सेम हाइट पर है तो प्रेशर में कोई डिफरेंस होगा ही नहीं। तो ये पॉइंट हो गया आपका मान लो 3, और जिस हाइट तक आपका भरा है वो पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया 4। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हो गए। हाइट कंसीडर कर लो, रेफरेंस लाइन आप नीचे मान लो, ये वाली लाइन आपकी मान लो रेफरेंस लाइन है, जो मोल्ट की लाइन होती है वही आपकी रेफरेंस लाइन होती है। इस रेफरेंस लाइन से सारी हाइट निकाल लो। आप कंसीडर कर लो ये जो मोल्टेन मेटल है ये भरा हुआ है एच हाइट तक, और टोटल हाइट मोल्ड की कितनी थी, HM थी। ठीक है, दूसरी चीज जो आपका इस पर है टोटल, उसकी जो हाइट है आपकी कितनी है, H1 है, सॉरी, टोटल आपकी इसको पोर बेसिन को कंसीडर करते हुए, और ये वाली जो हाइट है आपकी यहाँ से, ये आपकी H2 है।
ठीक है, अब आप फिर से लगाओगे बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट 1 एंड 3. सो ऑन अप्लाइंग Bernoulli's equation at point 1 and 3. तो 1 and 3 पॉइंट पर बर्नौली इक्वेशन जरा अप्लाई करो. क्या हो जाएगा? जो आपकी 1 पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी? एक तो आएगा आपका 3 पॉइंट पर. क्या देखो, बर्नौली इक्वेशन होती क्या है? कितने हेड होते हैं बर्नौली इक्वेशन के? प्रेशर हेड, सबसे पहला होता है पोटेंशियल हेड. बर्नौली इक्वेशन जब आप निकालते हो तो क्या होता है? आपका सबसे पहले होता है पोटेंशियल हेड प्लस आपका होता है काइनेटिक हेड एंड थर्ड थर्ड क्या होता है आपका? प्रेशर हेड. ये 3 हेड होते हैं. इक्वल्स टू क्या होता है आपका? कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन. ठीक है. पोटेंशियल हेड क्या होता है आपका? एमजीएच से डिनोट करते हैं. एमजीएच अपन रो करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? जी इंटू H1, एम जी एच ऐसे कह सकते हो. प्लस काइनेटिक हेड क्या होता है? हाफ mv². ठीक है. प्लस प्रेशर हेड क्या होता है आपका? P1. कुछ हेड लॉसेस भी होते हैं, अगर लॉसेस होते हैं तो. अदरवाइज इसको क्या होता है? कांस्टेंट. मतलब m1 g1, g1 क्या है? mg 1 पॉइंट और 2 पॉइंट आप क्या रख सकते हो? सेम लाइक m1 g1 h1 प्लस m हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस p1 प्लस h1 इक्वल टू m2 g2 h2 प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस v2. इस तरीके से आप कंसीडर करके अप्लाई कर सकते हो बर्नौली इक्वेशन. ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं पॉइंट 1 की, तो 1 पॉइंट पर आपका क्या है? सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल हेड. और 1 पॉइंट पर जो पोटेंशियल हेड है वो है कितना? एम जी. अगर हेड की बात करते हैं तो मास से डिवाइड कर लेते हैं इसको पहले ही एक्चुअली रो से, तो ये आ जाता है आपका जी H1 इक्वल्स टू. ये जो आपका पोटेंशियल हेड है ये कन्वर्ट हो रहा है प्रेशर हेड में. और प्रेशर हेड जो होता है, प्रेशर हेड को जब जब हम, ये तो होता है प्रेशर, ठीक है, जब हम लोग हेड कैलकुलेट करते हैं तो इसको रोजी से डिवाइड करते हैं. ये वी स्क्वायर अपॉन रोजी करके आता है फॉर्मूले में. ठीक है. ये पूरा हमने इलेबरेट किया नहीं बेसिकली. रोजी से इसको बेसिकली पूरे को जब डिवाइड कर देते हैं, रो इंटू वॉल मास को आप लिखते हो जब रो इंटू वॉल्यूम, और उसके बाद इसको रोजी से जब डिवाइड कर देते हो तो ये बेसिकली इधर जो होता है वो आता है वी इंटू एच, और इधर हो जाता है वी²/2g. ये बचता है आपका p/ρg. ठीक है. और इधर आपका हेड लॉस आ जाता है सीधा से. तब वो हेड में कन्वर्ट हो जाता है. हेड का मतलब हाइट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. ये हो जाएगा आपका p3/ρm प्लस v3²/2. जो आपका पोटेंशियल हेड होता है कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर हेड में और काइनेटिक हेड में. ठीक है. यहाँ से वैल्यू निकाल लो जरा, जो चीजें यहाँ पर लिख दो. P3 आपकी क्या है? P3 आपका गेज प्रेशर है. जो आपका प्रेशर लिया जाएगा ये गेज में लिया जाएगा. तो दिस इज द गेज प्रेशर. ठीक है. तो यहाँ जब आप सॉल्व करते हो अब अगर हम कंपेयर करें एक प्रेशर हेड में और काइनेटिक हेड में, ठीक है, तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है. बेसिकली जो चेंज आता है 1 पॉइंट से 3 पॉइंट पे वो आता है आपका मेन चेंज प्रेशर हेड में. ठीक है. सो जो काइनेटिक हेड है यहाँ पर ये वाला, इस काइनेटिक हेड को ये कह सकते हैं आप यहाँ पर काइनेटिक हेड इज टू मच लेस देन प्रेशर हेड. ठीक है. तो ये आपका क्या हो जाएगा? काइनेटिक हेड इज लेस देन प्रेशर हेड. जब आप काइनेटिक हेड लेस देन प्रेशर हेड करोगे तो इसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं? जीरो एज कंपेयर टू प्रेशर हेड. अदरवाइज डायरेक्टली इसको जीरो कंसीडर नहीं कर सकते. तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? P3/ρ इक्वल्स टू
जी H1। ठीक है, H1 अगर हम बात करते हैं H1 की, H1 कैलकुलेट करो। H1 इज टू जो आपकी हाइट आई थी, ये H1 नहीं थी, H1 नहीं कहेंगे इसको, ये हाइट होगी H, सिर्फ H। ठीक है, तो ये जो हमारी हाइट आई है H है कौन सी हाइट आपकी, जितना मोल्ड आपका फिल्ड है। अगर ये हाइट कैलकुलेट करनी हो तो इस हाइट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इस हाइट को आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप माइनस कर दो H1 में, क्या चीज माइनस करोगे, आपको हाइट कैलकुलेट करनी है ये इन टर्म्स ऑफ H1 एंड H2। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रेशर हेड का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं। हम्म, अब अगर हम बात करें कि कितना टाइम लेगा सेकंड वाले केस में, ये जो सेकंड आपका फिगर था, इस केस में आपका कितना टाइम लगता है मोल्ड के फिल होने में। ठीक है, चलो देखते हैं कि कितना आपका टाइम लग रहा है मोल्ड के फिल होने पे। अच्छा, एक ही वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर रखी है इन्होंने कि V3 इस जगह पर जो आपका हाइट चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2 G इंटू H, ये रही अंडर रूट 2 G इंटू H। जब आप इसमें वेलोसिटी चेंज देखोगे V3 का, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 G और H कितनी चेंज हो रही थी आपकी, ये जो हाइट हमने बताई यहाँ पर, ये जो हाइट में चेंज आ रहा था, पहले था आपका H1, और ये पहुंच गया कितनी हाइट तक भरा हुआ, ये H हाइट तक। तो जो हाइट में चेंज आया है वो ये वाला चेंज आया, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, H1 - H। तो आप वेलोसिटी कितनी लिख दोगे, H1 - H, इतना आपका वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। V3 पॉइंट की जो वेलोसिटी कहेंगे कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2 G H1 - H। H1 आपकी है टोटल स्पर एंड बेसिन की हाइट बेस से, और H हाइट आपकी कौन सी है, H हाइट है आपकी जितना मोल्ड आपका फिल हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हमको सॉलिड टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में आपका जो मोल्ड है वो फिल हो जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे आपको पता है कि बेसिकली यहाँ पर जो मोल्ड है, मोल्ड का जो वॉल्यूम होगा, मोल्ड में जितना वॉल्यूम आया होगा वो आया कहाँ से है, गेट के थ्रू होकर के। गेट में, गेट देखो, गेट को हम फिल कर रहे हैं, गेट के थ्रू जितना वॉल्यूम पास हुआ वो गया किसमें, मोल्ड में गया। गेट से जितना वॉल्यूम आपका पास होगा वो सारा का सारा किस में जाएगा, मोल्ड में होकर के जाएगा। तो ये देख लें कि कितना गेट में एंटर हुआ है और कितना मोल्ड, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि मोल्ड में जितना भी आपका वॉल्यूम आया है वो गेट से होकर के आया है। ठीक है, तो इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, सेम कर सकते हो। इसकी थ्योरी देख लेते हैं। given that the velocity a jet discharging against a static head making the effective return for the instant, let the metal level is the in the mold move up through a height dh in a time interval dt, and am and ag are the cross section area of the mold and the gate respectively। ये कंसीडर करो कि जब आपका dt टाइम होता है, ओवर होता है, तो इसकी जो हाइट होती है किसकी, मोल्ड में मेटल की हाइट, उसमें चेंज कितना आता है, dt टाइम के लिए जो आपका हाइट में चेंज आता है ये आता है आपका dh। ठीक है, तो हमने क्या बताया, मोल्ड का जितना वॉल्यूम आपका फिल होगा, आपका गेट से उतना ही वॉल्यूम बाहर जाएगा। तो क्या कह सकते हो इस जगह पर, आप ये कह सकते हो इधर कि वॉल्यूम पासिंग थ्रू गेट, मोल्टेन मेटल वॉल्यूम है ये,
will be equals to volume of molten metal filled in mold। क्या हो जाएगा आपका गेट का वॉल्यूम जो आप फाइंड कर लोगे, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है एरिया इनटू एरिया, एरिया ऑफ द गेट कितना है डीएच, और जो आपका एरिया ऑफ द मोल्ड, एरिया ऑफ द मोल्ड कितना है एम, और कितनी हाइट आपकी राइज कर रही है मोल्ड की डीएच। इट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ गेट इनटू, यहाँ पर जो आपकी लेंथ है उसको लिख रहे हैं वेलोसिटी एंड टाइम के फॉर्म में। तो वेलोसिटी क्या है गेट के टाइम पे वीजी, एंड टाइम क्या है आपका टी, ठीक है dt। ठीक है, डीएच हाइट आपकी इंक्रीज कर रही है अगर मोल्ड में, तो आपका जो टाइम लग रहा है कितना लग रहा है आपका dt, क्योंकि गेट में आपका जो बेसिकली जो मोल्टेन मेटल था उसकी वेलोसिटी कितनी थी vg, जो हमारी नोन है। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, ये आ गया आपका डी एच इक्वस टू डी एच अपॉन वी जी इक्वस टू वी जी को इधर ले आए, ए एम को इधर लेकर के आओ, ए जी अपॉन ए एम इंटू डी टी। ये वेलोसिटी हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, गेट की वेलोसिटी आपकी वी थ्री वेलोसिटी है। इसी को क्या बोलते हैं, जो गेट की वेलोसिटी होती है वही क्या होती है आपकी वी थ्री वेलोसिटी। देखो ऊपर यहाँ से गेट आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी तरीके से वी जी वेलोसिटी आपकी क्या है वी थ्री। वी थ्री कितनी कैलकुलेट करी हमने ऊपर, वी थ्री में ऊपर कैलकुलेट करके चल रहे हैं अंडर रूड टू जी एच वन माइनस एच। रख दो जरा इसकी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर वन अपॉन अंडर रूट टू जी को अलग कर लो और एक में लिख लो अंडर रूट ऑफ एच वन माइनस एच इंटू डी एच इक्वल्स टू ए जी अपॉन ए एम इंटू डी टी। ठीक है, अब क्या करना है, ये आपकी एक इक्वेशन आ गई बेसिकली डिफरेंशिएशन की। अब इससे हमको निकालना है टोटल टाइम, तो हमको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए पहले कुछ कंडीशन लगा लेते हैं। एट टी इक्वल्स टू जीरो, जब टाइम जीरो है तो कितना हाइट आपका मोल्ड का इंक्रीज होगा जीरो, कुछ भी आपका नहीं भरेगा। जब टाइम आपका जीरो था, इनिशियली बात करते हैं, तो इनिशियली आपका जो टाइम है जीरो है, तो इट मीन्स आपकी जो हाइट है मोल्ड की, मेटल की जो मोल्ड में आपकी राइज कर रही है वो कितनी हो जाएगी जीरो। उसके बाद एट टाइम इक्वल्स टू टी एफ फिलिंग टाइम, फिलिंग टाइम पे आपका जो हाइट हो जाएगा वो मैक्सिमम हाइट कितना बढ़ सकता है मोल्ड का एच एम, क्योंकि मैं जो मोल्ड था उसका मैक्सिमम हाइट कितना था एच एम था। ठीक है, तो फिलिंग टाइम, फिलिंग टाइम का मतलब ये कि जो आपका स्पेस रह गया है ऊपर, इसको भी टोटल भरने के लिए अगर बात करें, तो टोटल टाइम अगर आपका टी एफ है तो टी एफ टाइम पर आपका जो मोल्ड हो जाएगा मोल्टन मेटल वो कितने हाइट तक चढ़ जाएगा एच एम हाइट तक। ये आपकी दो कंडीशन हो गई, बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो ये आपकी लिमिट हो गई बेसिकली। आप क्या करो इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। पहला साइड क्या था वन अपॉन अंडर रूट टू जी लेफ्ट हैंड साइड पे, इंटीग्रेशन ऑफ एच, एच कहां से कहां तक वैल्यू कर रहा है जीरो से लेकर के एच एम तक, वैल्यू क्या है वन अपॉन एच वन माइनस एच डी एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाइम, यहाँ पर टाइम है और टाइम कहां से कहां तक वैल्यू कर रहा है जीरो से टी एफ तक, और फिर क्या है ए जी अपॉन ए एम इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ पर लग रहा है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ इन जनरल। अगर वन अपॉन एक्स डी एक्स होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है आपका एल एन ऑफ एक्स। ठीक है, आपका इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन ऑफ एक्स, अगर वन अपॉन एक्स डी एक्स होता है तो। ठीक है, सो आप यहाँ पर जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करके आपको क्या मिलेगा वन अपॉन अंडर रूट टू जी, तो बाहर आ जाएगा इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे क्या आ जाएगा माइनस का एल एन ऑफ एच वन माइनस एच, और लिमिट रखोगे कहां से कहां तक जीरो से लेकर के एच एम तक, ये आपकी लिमिट हो जाएगी इक्वल टू, ये तो ए जी अपॉन एम तो बाहर आ गया कांस्टेंट होता है, और इनटू
जो आपका अगर कांस्टेंट हो और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकालना हो तो वो आपका वही आ जाता है जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, टाइम आ जाएगा और उसकी लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के टी एफ तक। ठीक है, तो रखो जरा, सॉल्व करते हैं। ये एक गड़बड़ हुई है अपने से। क्या गड़बड़ हुई है, यहाँ पर अंडर रूट है ना, अंडर रूट है। अब सही है, ठीक है, इसका यूज नहीं होगा ये अंडर रूट एक्स। अगर ये अंडर रूट एक्स टाइप है तो फिर क्या होता है उसको भी देख लो एक बार। बेसिकली यहाँ पर इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन शायद आप लोगों ने ना किया हो, डिप्लोमा अगर किया है तो हाई स्कूल में इंटीग्रेशन क्योंकि नहीं कराते, तो एक बार छोटा सा मैं फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, वही फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जनरल फॉर्मूला इसका जो इंटीग्रेशन का होता है, वो फॉर्मूला देखना जरा एक बार, समझने की कोशिश करना। अगर x की पावर n हो, ये टूल होते हैं बेसिकली इंटीग्रेशन। अगर x की पावर n हो और उसको हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेकर के x2 तक। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो होता क्या है, जो भी पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है अपॉन, जितना आपका पावर में होता है उससे इसको डिवाइड कर देते हैं, सिंपल सी चीज। ठीक है, अगर x की पावर 0 है और हमको इसको इंटीग्रेट करना है, एक्स की पावर 0 आपका 1 होता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर अगर इंटीग्रेशन के साथ कोई कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे थे इसलिए x की पावर चेंज हो गई, लेकिन बाकी जो सारी चीजें होंगी, मान लो इसके साथ में ऐसा था कुछ, x की पावर n के साथ में a भी था, तो जो a होगा वो होगा कांस्टेंट, इसको ले आएंगे हम ब्रैकेट के बाहर। तो सिर्फ हम एक a को छोड़ करके बाकी सबको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो a आपका हो गया कांस्टेंट, तो सबसे पहले तो इसको बाहर ले लिया और बाकी जो चीज बची थी x की पावर n, इसमें हम लोगों ने इंटीग्रेशन टूल लगा दिया। जैसे इसमें यहाँ पर है, इसमें क्या हो जाएगा, 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो कितना आ गया, x आ गया एक तरीके से। ठीक है, तो जो भी कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा हमेशा बाहर। अब यहाँ पर ये चीज अप्लाई करते हैं। मान लो आपका पावर है √x dx। √x को कैसे लिख सकते हो, x की पावर 1/2 dx। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, तो कितना आ गया, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये आपका सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी आप इंटीग्रेट करोगे, जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन √2g, तो पहले से ही था, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन h1 माइनस h2, क्या हो जाएगा ये h1 माइनस h की पावर -1/2, क्योंकि 1 अपॉन √x को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर -1/2। ठीक है, ये इनवर्स में है ना, कैसे इसको लिखोगे आप, 1 अपॉन x की पावर 1/2, जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, x पावर -1/2, वहीं से इसको हमने चेंज किया है। तो ये पूरी वैल्यू आपकी चेंज हो गई। साथ में लगा दो dx इक्वल्स टू, इधर जो कांस्टेंट था उसको हमने बाहर ले लिया, ag अपॉन am, और कुछ भी नहीं है तो इसलिए हमने क्या कर दिया, t। t कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के t f तक वेरी कर रहा है। जरा इसको इंटीग्रेट करो, ये आ जाएगा 1 अपॉन √2g। इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, h1 माइनस h की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के एच एम तक, इक्वल टू AG अपॉन AM इंटू, लिमिट अप्लाई करते हो तो कैसे करते हो, मैक्सिमम जहां पर T है वहां पर रख दो TF, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, फिर T की जगह क्या रख दोगे, 0। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन √2g इन द ब्रैकेट, देखो -1/2, ये 1/2 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा h1 माइनस h की पावर 1/2 अपॉन 1/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के एच एम तक। ये हो जाएगा आपका एक तरीके से AG अपॉन AM इंटू TF। इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें जब आप लिमिट अप्लाई कर दोगे, एक बार h की जगह HM रख दो, एक बार h की जगह क्या रख दोगे, 0, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन √2g, तो बाहर ही रहेगा ब्रैकेट में। एक बार h की जगह, जहां पर h है सिर्फ, उस h की जगह क्या रख दोगे, HM। तो एक बार h की जगह HM रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा √, ये ऊपर हो जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं
ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में अंडर रूट 2g है। h1 माइनस एच एम की पावर 1/2 माइनस, एक बार h की जगह क्या रख दोगे, 0 की पावर 1/2 इक्वल्स टू ए जी अपॉन ए एम इंटू टी एफ। को सिंप्लीफाई कर लो, सिंपल ये आ जाएगा 1/√2g इंटू 2 इन द ब्रैकेट h1 माइनस एच एम की पावर 1/2 माइनस h1 की पावर 1/2 इक्वल्स टू ए जी अपॉन ए एम इंटू टी एफ। टी एफ जब कैलकुलेट करोगे इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आपका ये 1/√2g इंटू 2 h1 माइनस एच एम माइनस h1 की पावर 1/2 की पावर 1/2, और इसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, ए एम अपॉन ए जी इक्वल्स टू टी एफ। यही आपका फिलिंग टाइम हो गया। दिस इज द फिलिंग टाइम टू फिल अप मोल्ड। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन होगा। तो इस डेरिवेशन पे डिपेंडेंट कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, वो न्यूमेरिकल हम लोगों को सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो जो आपको फॉर्मूले हैं बस आप वो फॉर्मूले याद कर लो। दो केस में था, एक केस में ये था आपका जिसमें गेट हमारा नहीं लगा हुआ था, दूसरा केस था जिसमें हमारा गेट लगा हुआ था। दोनों ही केस में हम लोगों ने दो चीजें कैलकुलेट करी हैं, एक कैलकुलेट करी है हमने वेलोसिटी और दूसरा कैलकुलेट किया हमने टाइम। दूसरे केस में भी हमने यही किया है, एक कैलकुलेट करी हमने वेलोसिटी और दूसरा कैलकुलेट किया हमने टाइम। ठीक है, चेंज क्या आ रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ठीक है।